अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून में महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ मातृशक्ति को सम्मानित करने के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को शुभकामनाएं दी और सरकार की योजनाओं और प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया, जबकि समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को उमा शक्ति सम्मान से सम्मानित भी किया गया। तो आज महिला सशक्तिकरण को लेकर जो है विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सीएम ने जो है सम्मानित भी किया है। तो आप देख सकते हैं कि देहरादून में जो है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की और सभी उन महिलाओं को सम्मानित किया जिन महिलाओं ने समाज में उत्कृष्ट कार्य किया है। और नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि केवल महिलाएं ही मौजूद हैं और महिलाओं को विशेष रूप से यहाँ पर जो है सम्मान भी दिया गया और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए गए। तो आज देश भर में जो है महिला दिवस मनाया जा रहा है और इसी के साथ में जो है उत्तराखंड के देहरादून में भी महिला दिवस मनाया जा रहा है। वरिष्ठ माताओं को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं तो ये केवल उनका सम्मान नहीं है, ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, मैंने पहले ही कहा, बल्कि हमारे उन संस्कारों, मूल्यों और जीवन संघर्षों का सम्मान है जो हमारे समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव है, मजबूत फाउंडेशन है। माताओं बहनों, आज बदलते समय के साथ जीवन शैली और परिवारों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। कई बार हमारे वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर हमारी वृद्ध माताओं को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका उल्लेख अभी रेखा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं सुन रहा था, एक एक बात उनकी सच में बहुत ही व्यवहारिक रूप से जो सामने आती है, जीवन में कठिनाइयां आती हैं। उन्होंने बोला यहाँ पर कभी उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ जाती हैं, कोई बीमारी लग जाती है, कभी आर्थिक कठिनाइयां आ जाती हैं, जीवन यापन के लिए दिक्कत हो जाती है, कभी सब कुछ होते हुए भी सब कुछ होता है, लेकिन अकेलेपन की जो पीड़ा होती है और ये परिस्थितियां जीवन को और भी कठिन बना देती हैं। ऐसे समय में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी माताओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमामय जीवन उनका कैसे हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर अल्मोड़ा में जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला पंचायत की बैठक में जनपद के विकास कार्यों, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगामी वित्त वर्ष के बजट को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गेड़ा ने की है। इस दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं और विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे, जिन पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 74 करोड़ बजट का जो है पारित किया गया है। साथ ही जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए परिसंपत्तियों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसके तहत जिला पंचायत की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उनकी तार बाड़ कराने और आय बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ परिसंपत्तियों को लीज करने पर भी सहमति बनी है। तो जिला पंचायत की बैठक में जो है 74 करोड़ रुपए का जो है बजट पारित हुआ है। आगामी वित्त वर्ष के बजट को लेकर विस्तृत इस दौरान चर्चा भी की गई है। परिसंपत्तियों को लीज पर देने पर जो है इस बैठक में सहमति भी बन गई है। तो जिला पंचायत की बैठक हुई है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और 74 करोड़ रुपए के बजट को जो है पारित भी किया गया है। तो परिसंपत्तियों को लीज पर देने पर भी इस दौरान बैठक में सहमति बन गई है।
खबर देहरादून से है, जहां संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में उत्तराखंड की बेटियों ने उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। किच्छा की संभावी तिवारी ने 46वें रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, जबकि मीनल नेगी ने 86वीं रैंक प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। किच्छा और टिहरी की इन प्रतिभाशाली बेटियों की सफलता से पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। दोनों सफल अभ्यर्थियों से बातचीत कर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी मुख्यमंत्री ने। हाँ मीनल, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत आपको है बड़ा अच्छा आपकी अचीवमेंट रही है। भगवान की कृपा, आपके माता पिता को, सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, है ना। बहुत अच्छा। और आगे भी इसी तरह से करते रहिए, है ना। ये आपकी एक शुरुआत है अभी, और क्या है, अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जी सर। खूब नाम रोशन करना है। और अभी धन्यवाद हम लोगों को, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा आपकी सफलता पर, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको फिर से। थैंक यू सर। हाँ शाम्भवी, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है और हम सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत बढ़िया, हम लोग सब लोगों को अच्छा लगा। आगे बढ़िए, खूब भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आपके माता पिताजी का, सबका जो है बड़ा योगदान इसमें है, और उनको भी मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो जरूर कभी मैं उधर आऊँगा तो कभी भेंट होगी आप लोगों से। इधर आना होगा तो जरूर बताना, है ना। तो मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहूंगी सर। नहीं, चलो ठीक है, बहुत मेरी शुभकामनाएं। तो जल्दी फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना, कभी। हाँ मीनल, नमस्ते। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड प्रदेश में वनागिन सीजन की शुरुआत हुए लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं और इस दौरान वन विभाग की सक्रियता लगातार बनी हुई है। मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने बताया कि अब तक आग की छिटपुट घटनाएं ही देखने को मिली हैं, जिन पर तुरंत काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि जंगलों में आग फैलाने वाली चीड़ की पत्तियों को इकट्ठा करवाकर अब उन पर पत्तियों का उपयोग किया जा रहा है। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों की आर्थिक सुदृढ़ हो रही है, बल्कि जंगलों को भी आग लगने से बचाने में मदद मिल रही है। पटनायक ने बताया कि वनाग्नि को लेकर पिछले माह एक मॉक ड्रिल भी की गई थी और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। वन विभाग की प्राथमिकता यही है कि जंगलों को हर संभव वनाग्नि से बचाया जाए और इसके लिए समाज का सहयोग भी अहम भूमिका निभाता है। तो वन विभाग की सक्रियता लगातार जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश में वनाग्नि जीवन को लेकर जागरूकता है। शुरुआत हुए लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं और इस बीच ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है और अभी तक जो है वन विभाग अपनी सक्रियता लगातार बनाए हुए है। देखिए, जो हमारी वनाग्नि काल है 15 फरवरी से भले ही शुरू हो रहा हो, परंतु स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है और किसी प्रकार की भयावह स्थिति नहीं है वर्तमान। जैसे कि मैं पूर्व से भी कह रहा हूं कि वन विभाग स्तर पर, फील्ड स्तर पर, वन प्रभाग स्तर पर और प्रत्येक जिले में पूर्ण तैयारी है। हमारी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपनी तैयारी को पिछले माह भी जांच परख लिए हैं। हमारी क्रू स्टेशंस, मास्टर कंट्रोल रूम और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पूर्ण रूप से एक्टिव है। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एफएसआई के फायर अलर्ट के बेसिस पे जहां जहां वनाग्नि की छुटपुट घटनाएं हो रही है उसको अटेंड करने के लिए हमारे फायर वॉचर्स और फॉरेस्ट फायर क्रू सक्षम है, वो फील्ड में पहुंच रहे हैं और वनाग्नि दहन के संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जन सहभागिता के माध्यम से, स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से चीड़ पिरूल एकत्रीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि चीड़ वनों में जो अत्यंत संवेदनशील होते हैं वहां पर वनाग्नि की घटनाएं।
उत्तराखंड के सितारगंज में राष्ट्रवादी पसमादा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने नगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एक हिंद जय हिंद कार्यक्रम के तहत पसमानदा संवाद और रोजा इफ्तार का सद्भावना कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शमशाद मीर ने कहा कि पसमादा समाज अब आरएसएस के खिलाफ फैलाई गई गलतफहमियों को समझ चुका है। उन्होंने समाज की एकजुटता और राष्ट्रभक्ति पर जोर देते हुए सरकार से पसमादा समाज के लिए विशेष मंत्रालय, वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक संस्थाओं में उचित हिस्सेदारी समेत कई मांगे भी उठाई। तो शमशाद मीर का बड़ा बयान सामने आया है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक संकल्प लिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज को लाभ देने की बात कही, इनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही और वो संकल्प अटल रूप से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में पसमानदा समाज के लाखों कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं। इस चुनाव में भी, पिछले चुनाव में भी पसमानदा समाज ने यहाँ पर 10% वोट बैंक बनकर भाजपा को जिताने का काम किया और इस बार 2027 में पसमानदा समाज पूर्ण रूप से उत्तराखंड की धामी सरकार को बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाने का काम करेगा और ये दिखेगा कि पसमानदा समाज अन्य पसमानदा समाज को आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक, हम सबके मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने संपूर्ण भारत में नेटवर्क करने का काम किया है और पसमानदा समाज को मुख्य धारा से लाने के लिए जगह जगह। चंपावत के लोहाघाट से खबर है, जहां जनपद चंपावत के विकासखंड बारकोट की ग्राम पंचायत छुलापे से जुड़े होनहार युवक अनुज पंत ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 69वां रैंक हासिल इतिहास रच दिया है। अनुज की इस उपलब्धि से पूरे चंपावत जनपद सहित प्रदेश भर में खुशी और गर्व का माहौल है। मूल रूप से छुलापे गांव के निवासी अनुज पंत का परिवार वर्तमान में गाजियाबाद में निवास करता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाजियाबाद में ही हुई है। अनुज ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और अपने दृढ़ संकल्प व मेहनत के बल पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अनुज पंत ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 345वीं रैंक प्राप्त की थी और उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ था। अब दूसरी बार परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 69वीं रैंक हासिल कर कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि अनुज के पिता दिनेश चंद पंत गाजियाबाद की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि माता नीमा पंत गृहिणी हैं। बेटे की इस उपलब्धि से परिवार में हर्ष का माहौल है और क्षेत्र के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं। अनुज पंत की इस सफलता पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फोन पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आगे और बड़े मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित भी किया। नमस्ते। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिता जी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। अनुज नमस्ते। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिता जी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। अनुज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। थाना क्षेत्र से करीब 2 किलोमीटर दूर चरणपुर घटोला नंबर 1 में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार घर के मालिक कैलाश चंद पंत अपने परिवार के साथ पिथौरागढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी और तिजोरी से कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि नरेंद्र कोरंगा मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है।
10 बजे मैं यहाँ से चंदनगढ़ गया, वहाँ किसी की डेथ हो गई थी। मैंने कहा जरा मैं जल्दी आ जाऊँगा, मैंने कहा उनके मुँह के सामने आता हूँ मैं, ये हमारी रीत में है ना, इसलिए मैं वहाँ गया। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठा, फिर मैं बैठा तो इतने में पंडित जी का फ़ोन आ गया कि वहाँ तोड़ हो गई, ये हो गई। फिर लड़के को कहा मैंने, मैं बाइक मेरा बेटा वहाँ गजब करके आया, दिन दहाड़े में चल रहा हूँ, फिर लड़का मुझे बाइक में लेके यहाँ ला रहा है। यहाँ देखूँ तो ये ताला तोड़ के ये खच्चर-बच्चर कर रखी है। तो मकान में कितने लोग रहते थे? आप यहाँ नहीं थे? मैं अकेला रहता था, आए थे वो पहाड़ गए हैं ना, आज ही गए सुबह। तो आपको कुछ पता नहीं चला यहाँ पर जब चोरी कर रहे थे? ना कहाँ पता चलता, उस समय तो चंदनगढ़ चला गया। 10 से 11 बजे के बीच का मामला है, जब मेरे पास फोन आया कि ऐसे यहाँ पे चोरी हो गई है। जब हम यहाँ पे आए हैं तो जिन औरतों ने उनको चोरों को भागते हुए भी देखा और अंदर आके देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त है। और जो ये कैलाश चंद्र पंत जी का आवास है और वो सुबह ही आज पहाड़ पिथौरागढ़ को गए हुए हैं और ये उनके रिश्तेदार हैं और इनके भी 30-40 हजार रुपए जो है कैश, जो पैसा था इनका, वो उन्होंने चोरी कर लिया है। बाकी जो नुकसान जो है वो पंत जी जब तक। चंपावत जिले में किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी में नई संभावनाएं तलाशने के उद्देश्य से एक विशेष पहल की गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर से कीवी खेती के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किसानों को बागेश्वर जिले के शामा क्षेत्र के लिए रवाना किया। इस प्रशिक्षण में कुल 20% प्रगतिशील किसान शामिल हैं, जो 7 से 9 मार्च 2026 तक वैज्ञानिक और उन्नत कीवी खेती की तकनीकी से अवगत होंगे। जिला उद्यान अधिकारी मोहित मल्ली ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान किसानों को पौधों के रोपण, कटाई, छटाई, पोषण प्रबंधन और रोग नियंत्रण की व्यावसायिक जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटने के बाद ये किसान अपने अपने क्षेत्रों में अन्य किसानों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाएंगे, जिससे जिले की कीवी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में एक मजबूत कीवी क्लस्टर विकसित हो सकेगा। कि किसान खुद जाएं, खुद भी जाके सीखें, थोड़ा फील्ड में देखें कि क्योंकि किसान हम लोग तो जब हमारा जैसे विभाग है, जैसे विभाग अपना का दायित्व पूरा कर देता है, इनको पेड़ दे देता है, जो अच्छी क्वालिटी का उन्नत किस्म का बीज चाहिए वो दे देता है, बाकी और जो चीज़ें होती हैं वो सब उनको समय पे प्रोवाइड करा देता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसान तो पूरी साल भर उस खेतों में ही रहेगा, तो किसान भी थोड़ा जाए उन खेतों में देखे या उन नर्सरियों में देखे या जो अच्छा कर रहे हैं हमारे अपने ही उत्तराखंड में, उनके पास जाए, उनसे देखे कि और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं उनसे। देहरादून में होली के दिन राजीव नगर में एक परिवार के घर में नशे में तैर लोग घुस आए और जबरदस्ती रंग लगाने का विरोध करने पर पूरे परिवार के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान अरुण सिंह के भाई जयवीर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले सीएससी डोईवाला और बाद में हिमालयन अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना शाम को पुलिस को मिली और थाना डोईवाला ने भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच उपनिरीक्षक मुकेश कुमार को सौंप दी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि त्योहार के नाम पर इस तरह की हिंसा आम होती जा रही है और पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नेहा जयवीर सिंह की वाइफ हूँ। हम लोग 4 तारीख को अपना होली का त्यौहार अच्छे तरीके से मना रहे थे, तभी अचानक से 2 बजे के करीब नंदू जी के बच्चे आर्यन, अर्पित, कुणाल, नंदकिशोर ये सब लोग आकर यहाँ पर हल्लेबाजी करने लगे। तभी मेरे पति जयवीर सिंह ने सबको समझाने की कोशिश करी कि आप त्यौहार के टाइम पे लड़ाई दंगा ना करें, मगर फिर भी वो लोग नहीं माने। फिर भी वो लोग थोड़ा सा रुक के फिर दोबारा से आकर यहाँ पे हल्लेबाजी करने लगे। यहाँ तक कि लड़ाई, गाली गलौज, सब लोग बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहे थे और हमारी एक मामी हैं, उनके घर पे जाके दंगेबाजी करने लगे, लड़ाई, गाली गलौज, छेड़खानी करने लगे। यहाँ तक कि हमारे एक चाचा जी हैं, उनको
देहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अंतिम चरण में है और जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। ये फूड कोर्ट रायपुर थाना रोड पर स्थित है और इसमें 31 संगठन दुकानें होंगी। यहाँ विभिन्न राज्यों और देशों के व्यंजनों का स्वाद दिया जा सकता है। फूड कोर्ट में स्वच्छता, शौचालय, ओपन डाइनिंग, लाइट शो, बैठने की व्यवस्था और वॉकिंग गैलरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि ये फूड कोर्ट शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण स्थल होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप देहरादून जल्द ही एक नए फूड डेस्टिनेशन का लाभ उठाएगा। देहरादून में को चिन्हित किया गया था 100 ऐसे शहरों में जहां पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था। उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है। उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। निश्चित रूप से ये अपने आप में जो सड़क पर वेंडिंग को लेकर के समस्या उत्पन्न होती है, ट्रैफिक मूवमेंट की, और एक आदर्श फूड जो स्ट्रीट फूड के कई सारे प्रशंसक हैं उन सभी के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट होगी, जिससे कि ट्रैफिक और सब में सुगमता के साथ साथ एक अच्छा एसेट डेवलप हो जाएगा सिटी के लिए। और इस साइट में पर्याप्त पार्किंग स्पेस रहे, सिटिंग एरिया अच्छा रहे और सारी पब्लिक यूटिलिटी